नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश शेषकर और आप देख रहे हैं स्किलनेस। दोस्तों, आज का वीडियो मैं आपके लिए बहुत ही खास तौर पे लेकर आया हूं और ये उन सभी लोगों के लिए जिनको अंग्रेजी बोलना जल्दी सीखना है और प्रभावकारी तरीके से बोलना सीखना है। आज के इस वीडियो में 6 इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने वाला हूं। आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, बने रहिएगा पूरे वीडियो में, क्योंकि हर बार आपको कुछ खास मिलने वाला है। दोस्तों, शुरू करते हैं। पहली टिप, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें हमारे कानों को सुनने के लिए तैयार करना है अंग्रेजी। मीन्स यू हैव टू स्टार्ट लिसनिंग इन इंग्लिश, और वो भी एक्टिव लिसनिंग चाहिए हमें। कहा जाता है अच्छा वक्ता बनना है तो पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। सीधी सी बात है, हमने और आपने बचपन में कोई भाषा जो सीखी है, वो हमारी मदर टंग है, हमारी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा है, तो वो सुन सुनकर ही सीखी है। वो हमारे माता पिता से, हमारे आस पड़ोस के लोगों से सुना और बोलना शुरू किया। अगर आपका जन्म मान लीजिए एक ऐसे परिवार में हुआ होता जहां अंग्रेजी बोली जाती, यकीन मानिएगा वहां आपको अंग्रेजी बोलने सीखने के लिए आज इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं थी। दैट मीन्स आपको एक्टिव लिसनिंग स्टार्ट करनी है। अब एक्टिव लिसनिंग में क्या क्या चीज़ें हो सकती है तो बता दूं आपको कि सबसे पहले तो जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है उसके लिप्स के मूवमेंट को ध्यान दीजिए, किस प्रकार से वो साउंड निकाल रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए बड़ी माइन्यूटली। साथ ही साथ अगर आपको लगता है तो कुछ सवाल उससे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक खास बात कि जब वो कुछ भी बोल रहा हो तो उसे आपको अपनी आंखों से विजुअलाइज करना पड़ेगा ब्रेन में। दरअसल हमारा मानव मस्तिष्क प्रत्येक चीज़ों को समझने के लिए चित्रों में ही उसको रूपांतरित करता है, मतलब वो चित्रों की मदद से ही समझता है। आपने बचपन में ए फॉर एप्पल पढ़ा या फिर अनार का पढ़ा, तो हमने उन अक्षरों को रिलेट क्या किया, एक चित्र से किया, क्योंकि हमारा मानव मस्तिष्क चित्रों के माध्यम से ही सब चीज़ों को समझता है। आपको एक्टिव लिसनिंग स्टार्ट करनी है जो आपके लिए बेहद ही कारगर होगी। नंबर 1। अब हम अगली बात करते हैं। मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलता हूँ। मान लीजिए मैंने कहा टेबल पर पेन एक रखी है, टेबल पर एक कॉपी रखा है। आप बोलेंगे सर कुछ गड़बड़ है, सेंटेंस नहीं है सही। क्यों सही नहीं है? आपसे सवाल पूछता हूं, बताइए। आपको ग्रामर पता है इसके पीछे? आप बोलेंगे नहीं सर ग्रामर तो नहीं पता। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि ये सेंटेंस गलत है दोनों, क्योंकि बचपन से हमने जो सुना है वो कुछ इस तरह से, टेबल पर एक पेन रखा है, टेबल पर एक कॉपी रखी है, परंतु इसके पीछे ग्रामर क्या है वी डोंट नो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब आपको बोले गए आपके वाक्य की ग्रामर नहीं पता, हिंदी में बात कर रहा हूं मैं, तो हम शुरुआती दौर में जब अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो क्यों ग्रामर के पीछे पड़ जाते हैं? तो मैं आपसे कहूंगा कि सेकंड इंपॉर्टेंट टिप ये कहती है कि आपको अवॉइड करना है ग्रामर के यूज को एट द बिगिनिंग। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि आपको ग्रामर बिल्कुल नहीं सीखनी। शुरुआती दौर में यह आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप अपनी इंग्लिश को और स्मार्ट बनाएंगे और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे तब उसकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। और तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात है कि हम जो कुछ भी याद रखते हैं, अक्सर हमें यह सिखाया जाता है स्कूलों में कि आपको वोकैबुलरी याद रखनी है, शब्द याद रखना, शब्दकोश पढ़ाना है आपका, तो हम शब्द याद रखते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हर चीज़ जो भी याद रखना चाहते हैं वो पूरा के पूरे सेंटेंस के रूप में याद रखिए, और वो सिचुएशन बेस्ड होना चाहिए। जहाँ जिस जगह गए वहाँ पर कौन से सेंटेंसेस हो सकते हैं यूजफुल, उस हिसाब से आपको उन सेंटेंसेस को याद रखने की आवश्यकता है। मान लीजिए मैं कुछ पसंद करने के मामले में कहना चाहता हूँ तो मैं सेंटेंस बोल सकता हूँ, जैसे मौसम अभी आम का है तो कहूँगा आई लाइक मैंगो, आई लाइक अ कार, आई लाइक अ पेन, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। आप देख सकते हैं कि मैंने आई लाइक को कॉमन रखा, ये फ्रेज बन गया, और इसके बाद में जो हमने हिस्सा जो हमें बदलना है, पेन बोल सकता हूँ, कार बोल सकता हूँ, टू प्ले क्रिकेट कह सकता हूँ। तमाम चीज़ें यहाँ जोड़ी जा सकती है और कई सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने कहा दिस इज अ पेन। अब यहां दिस इज अ पेन, तो अ पेन की जगह मैं कैसे, दिस इज अ कार, दिस इज अ मोबाइल। मीन्स आप दिस इज को कॉमन रखें और उसके बाद आने वाले जो नाउन जैसे वर्ड्स हैं उनको बदल सकते हैं और बड़ी आसानी से अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। आई वॉन्ट टू बाय अ पेन, मैं एक पेन खरीदना चाहता हूं। या मैंने कहा आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूं।
या मैंने कहा आई वॉन्ट टू चार्ज माई मोबाइल, मैं मेरा मोबाइल चार्ज करना चाहता हूँ, तो आपने देखा आई वॉन्ट टू फिक्स हो गया, उसके बाद की चीज़ों में बदलाव आते चला गया। तो ऐसे कई अलग अलग सिचुएशन पर बेस्ड आप सेंटेंसेस याद रख के अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवा सकते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, 3 बातें। अब चौथी बात और भी ज़्यादा खास है। सबसे बड़ी एक समस्या होती है, लोगों का कहना होता है कि सर हम अंग्रेजी बोलते हैं तो बड़ा अटक अटक के बोलते हैं, फ्लुएंट नहीं बोल पाते, धारा प्रवाह नहीं बोल पाते, जैसे हिंदी बोल रहे हैं वैसे अंग्रेजी बोलने में हम सक्षम नहीं हैं। तो क्या इसी वजह है, क्यों ऐसा नहीं हो पाता कि अंग्रेजी बोलते समय आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहे हो? तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है, एक सवाल करता हूँ आपसे, क्या आप हिंदी बोलते समय सोच सोच कर हिंदी बोलते हैं? ज़्यादातर लोग कहेंगे नहीं नहीं हम सोचते नहीं, हम तो बोलते हैं। और एब्सोल्युटली करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू, आप आपके अनुसार बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर व्यक्ति जब भी कुछ बोलता है तो वो पहले सोचता है फिर बोलता है। हमारे हिंदी स्पीकर भी पहले वो हिंदी में सोचते हैं फिर वो हिंदी में बोलते हैं। तो बस फर्क इतना है, सोचने और बोलने के बीच का अंतर इतना कम है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपने सोचा और कब आपने बोल दिया। लेकिन जब बात आती है इंग्लिश बोलने की, शुरुआती दौर में जब हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, इंग्लिश बिगिनर्स की बात कर रहा होता हूँ, तो वो करते क्या है? अब चूंकि उनकी प्राथमिक भाषा कौन सी है? आपकी हिंदी, तो वो सोचेंगे काय में? हिंदी में। हिंदी में सोचा और बोलना है काय में? इंग्लिश में, तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे और फिर क्या में बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे। मतलब एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ गई। तो आपको यहाँ पर क्या करना ज़रूरी है कि ये जो एक्स्ट्रा स्टेप कन्वर्सन किया, ट्रांसलेशन की है, हटानी पड़ेगी। और साथ ही साथ आपके सोचने का जो प्रोसेस अभी तक आप हिंदी में कर रहे थे, अब उसे भी हटाइए और वहाँ पर आप इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए। मीन्स स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बोलने की स्पीड बढ़ने लगेगी, क्योंकि अब केवल 2 स्टेप है, थिंकिंग एंड स्पीकिंग। हाँ, एक बात और ख़ास है यहाँ पर जो आपको बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ, और स्पेशली उन सभी लोगों के लिए जो सर्वाइवल इंग्लिश की बात कर रहे होते हैं, अर्थात किसी ग्रुप में खड़े हैं और उनको आपस में बातचीत करना है तो थोड़ी बहुत बात समझ सके, थोड़ी बहुत बात अपनी रख सके। तो उन लोगों के लिए शुरुआती दौर, मतलब कुल मिला के बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ, उनको सोचने और बोलने के बीच कुछ तो वक्त लग ही जाता है। इनफैक्ट जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी लग जाता है। तो सोचने और बोलने के बीच जो गैप हो रहा है, इस गैप को फिल करने के लिए भी हम कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम फिलर्स कहते हैं। हो सकता है ये एग्जांपल के लिए, जैसे वेल आई थिंक, बाय द वे, यू नो। अब ये सब बोलने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम इसलिए बोलते कि हम अगला सेंटेंस सोच पाए, या हम बोलते मतलब हम ऐसे कुछ साउंड भी निकाल रहे हैं। सो दीज आर द फीलर्स। और मेरे हिसाब से ये आखिरी में नहीं बल्कि अंग्रेजी बोलने की शुरुआत में ही व्यक्ति को आ जाने चाहिए, ताकि वो ज़्यादा बेहतर अपने आप को प्रेजेंट कर पाए। सो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था कि आपको सोचने का काम इंग्लिश में ही शुरू करना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, वो है आपकी बड़ी खास, क्योंकि यहाँ आपको लाउड रीडिंग करनी है। कोई न्यूज़पेपर पढ़ें, जोर जोर से पढ़ें, या मैगजीन्स पढ़ें, जोर से पढ़ना है। लाउड रीडिंग से फ़ायदा क्या होगा? साथ में एक और इम्पॉर्टेंट बात कि लाउड रीडिंग करते वक्त आपको अपनी घड़ी पे भी ध्यान देना है कि ये एक पैसेज या एक पैराग्राफ मैंने अगर पढ़ा है जोर जोर से, तो पहले तो साउंड सही आ रहा कि नहीं, और कितने मिनट में या कितने सेकंड में मैं इसको पढ़ पा रहा हूँ, और दोबारा फिर पढ़ा हमने तो अगली बार क्या उसका टाइमिंग कम हुआ कि नहीं। कुल मिला के स्पीड रीडिंग पे भी हमें आगे ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा करने से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। और स्पेशली मैं यहाँ पर एक और पॉइंट एड ऑन कर दूँ जो आप पहले से जानते हैं, और वो है चूंकि लाउड रीडिंग करने की बात आ रही है तो आपको आपके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है। उस प्रोनाउंसिएशन को समझना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर वर्ड जो है वो किस ढंग से बोला जाए, और वहाँ पर आपको सिलेबल अर्थात शब्दखंड या शब्दांश, या दूसरा जो पॉइंट है जिसको एसेंट या एक्सेंट बोलते हैं अर्थात स्वराघात बोलते हैं, दोनों बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी को मिलता हूँ और मैं बोलता हूँ गुड मॉर्निंग सर, तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि गुड मॉर्निंग सर। मीन्स हमें हमारे जो शब्दों का सही उच्चारण यदि पता है तो ज़्यादा प्रभावकारी तरीके से बोल पाएंगे, अन्यथा आप कई सारी गलतियाँ कर पाएंगे। आर का जो साउंड होता है हम अक्सर आर बोल लेते हैं,
तो हमें आर बोलते समय इस बात का ध्यान देना है कि आर का साउंड कहाँ पर किस ढंग से लिया जा रहा है, आ। तो जो लेटर्स के साउंड निकल रहे हैं उसको भी नोटिस करना है। कुल मिला के ये आपकी लाउड रीडिंग के समय काम आने वाली चीज़ें, इसलिए इसका प्लीज़ विशेष ध्यान रखना। प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, इस बात को पहले समझने के बाद ही लाउड रीडिंग कीजिएगा। छठवां और सबसे आखिरी और सबसे खास पॉइंट अगर मैं आपको कहूँ तो कह सकता हूँ कि अब आपने सीख तो लिया बोलना भी हल्का फुल्का आ चुका है, लेकिन अब इसे डेवलप कैसे करें। आपको ज्वाइन करना पड़ेगा एक ऐसा ग्रुप जो नेटिव इंग्लिश बोलता हो, जो अंग्रेजी में बात करने पर परहेज ना करता हो, ताकि उनको सुनने और उनके साथ अपनी बात रखने का मौका आपको मिल पाए। सो दीज आर द 6 इंपॉर्टेंट टिप्स, 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाय विच यू कैन इम्प्रूव योर स्पोकन स्किल्स। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज बताई गई ये सारी 6 टिप्स, सारे हमारे 6 पॉइंट्स अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करेंगे तो अपनी स्पोकन इंग्लिश को ज़्यादा बेहतर सुधरा हुआ पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि आपको अच्छा लगा, अभी तक आप मेरे साथ बने रहें, तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर जाके ऑल बटन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको लगातार नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। थैंक यू।